नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम सब यहाँ पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, पहले आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह लैंग्वेज पे बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा उतना अच्छा स्कोर ला देता है। दोस्तों हमको सिर्फ क्वेश्चन को रटना नहीं है, हम क्वेश्चन को रट लें हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसकी लैंग्वेज को समझना होगा, किस तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको पढ़ के ऐसा लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर गलत पूछा रहेगा 4 के चारों गलत हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको नोट करना होगा कि कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है और कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है, वही आपका राइट आंसर होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सभी ईयर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 20 अगस्त का पूछा गया था। 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें जो CDP के 30 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सब EVS के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर गए। यह पेपर 1 है। सबसे पहले हम सब पेपर 1 को कवर करेंगे, फिर उसके बाद पेपर 2 के जितने सब्जेक्ट हैं उसको कवर करेंगे। इस प्रकार से हम सब डेली क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम सब बात करें तो जो आपका 21 जनवरी 2024 में हुआ था, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट को सॉल्व कराया जा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ नए संभावित क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वह भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से EVS के क्वेश्चन शुरू होते हैं। EVS में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं विषय वस्तु से। सबसे पहले पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसको हम सब सॉल्व करते हैं। एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहते हैं, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, तुल्यकालिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं। तुल्यकालिक अगर हमसे बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सेकंड है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फोन कॉल। थर्ड है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। या फिर लास्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन व कॉल। तो टेली जो इसमें तुल्यकालिक संप्रेषण की बात करें तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। इसका मतलब होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑनलाइन चैट, सत्र या फिर फ़ोन कॉल के जरिए। तो ऑप्शन 4 थी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को। कह रहे हैं कि जो आपका थीम है EVS के अंतर्गत जो आपकी थीम है यात्रा, अगर यात्रा जो रेलवे स्टेशन को इंडिकेट कर रहा है तो जो भोजन थीम है वह किसको इंडिकेट करेगा। पहला ऑप्शन है कृषि फर्म को, सेकंड है जंगल को, थर्ड है दुकानदार को, फिर फोर्थ है किसान को। तो भोजन जो है किसको संबंधित है तो वह आपका कृषि फर्म से हो जाए, किसान से नहीं दोस्तों, कृषि फर्म से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। किसी भोजन जो है भोजन थीम कृषि फार्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रश्न, सेकंड है कंडीशनिंग, थर्ड है चेनिंग या फिर लास्ट है
परीक्षण टूटे। तो दोस्तों इसमें किसकी बात करें, प्रोत्साहित करता है शिक्षक को। ईवीएस का शिक्षक है, एक शिक्षक का बयान जो विद्यार्थियों के स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन इसमें जो राइट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दो खोजपूर्ण प्रश्न, खोजी बच्चों को हमको हर समय खोजी बनाना चाहिए। खोजी क्या मतलब होता है कि कोई बालक जो खुद से खोजने का प्रयास करे, एक नया इन्वेंशन करने का प्रयास करे, हाँ इसका मतलब क्या है ये, मतलब इस प्रकार से जब बच्चा क्वेश्चन करे, इस प्रकार से बच्चा तर्क करे, वही आपका होता है खोजीपूर्ण प्रश्न। हर समय बच्चे को हमको खोजी बनाना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए कई इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। पहला है, इसमें पढ़ाना क्या चाह रही है, परिवार पढ़ा रही है, परिवार थीम है। फिर थीम के अंतर्गत आपका परिवार थीम जो है, सबसे पहले परिवार के बारे में हम आपको बेसिक जानकारी बता देते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है, आपको हमने थ्योरी क्लास में बताया था। जो परिवार में मित्र है, तो परिवार में आपको दो प्रकार से बताए थे, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार का मतलब होता है जहाँ मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे हों, वह आपका एकल परिवार कहा जाएगा। आप इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, अविवाहित बच्चे हों। अगर बच्चे की शादी हो गई, बच्चा तब भी मम्मी पापा के ही साथ रह रहा है, तो वह एकल परिवार नहीं कहा जाता, इसको जानते रहिए। और संयुक्त परिवार मतलब जहाँ मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं, वो आपका संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो वह अनीता जो है पढ़ाना क्या चाह रही है, परिवार थीम को पढ़ाना चाह रही है, उसका शीर्षक क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है परिवार घुमंतु परिवार, सेकंड है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, थर्ड है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, या फिर लास्ट है परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में। तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा, यह उसका शीर्षक हो सकता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसमें करें परिवार के प्रकार की बात करें, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की बात करें जिसमें परिवार के साथ संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते, मतलब हर चीज़ को शामिल किया गया। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, कौन सा है। पहला ऑप्शन है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना, या फिर सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के अपनी कविताओं और कहानियों के लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है कथन है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये फिर लास्ट है पाठों को अधिक संवादात्मक सुखद और दिलचस्प बनाना। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है, कौन सा विकल्प। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, सेकंड है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, थर्ड है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, लास्ट है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही होगा। हमको बालक को जब भी पढ़ाना चाहिए तो बालक को बाहरी जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चे को जो चीज़ पता हो उसके बारे में हम बताएंगे, वह तुरंत कनेक्ट कर जाएगा, तुरंत इजारा कर जाएगा, हाँ ये चीज़ हमको पता है। जैसे भी हमको जानवर के बारे में बालक को बताना है तो ऐसे जानवर के चुनाव ना करिए जो बच्चा कभी देखा ही ना हो। ऐसे जानवर के जब आप चुनाव कर लेंगे तो बच्चा फिर नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा। जैसे अभी आप कुत्ते के बारे में आप बच्चे को बताएंगे, तुरंत समझ जाएगा कुत्ता इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे देखा जाता है, वह जान जाएगा। लेकिन क्या कंगारू के बारे में आप बताएंगे तुरंत जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। यही होता है दोस्तों, जब हम बच्चे को
बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, जो चीज़ बच्चा पहले से जानता रहे पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक अंडा है, गिलास में रखा गया है तो वैसे रखने पर डूब जा रहा है, लेकिन जब उसमें नमक मिलाया जाता है तो वह जो है नमक तैरने लगता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थियों के पानी के विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। सेकंड है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। थर्ड है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। फिर लास्ट है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो यही आपका राइट आंसर होगा फोर्थ। जब आप अलग, जैसे अपने पहले थोड़े से नमक डाला, देखा कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, फिर थोड़ा से ज़्यादा, फिर थोड़ा से ज़्यादा, जब इस प्रकार से आप किसी चीज़ का अवलोकन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कितना मात्रा डालने से, कितना नमक डालने से अंडा जो है तैरने लगता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। अब कथन ए है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रियाओं कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आ रहे हैं विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसमें जो राइट आंसर है सेकंड है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली जगह पर जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई पर। सेकंड है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर। थर्ड है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर। लास्ट है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज पर जोर देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अब ऑप्शन आपका जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। सेकंड है देखे गए अनुभवों के किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों का स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड है कुछ स्थानीय इनडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। लास्ट है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यही गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, कक्षा 3 से 5 तक। आप एक चीज़ जानते रहे, जो ईवीएस की पुस्तक चलती है वह क्लास 3 से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 में भी ईवीएस से चलती है बुक। 1-2 में ईवीएस नहीं चलती है, ईवीएस चलती है 3 से शुरुआत होती है। लेकिन फिर ईवीएस पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, तो ईवीएस 1 और 2 में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो और सब्जेक्ट होते हैं उसी में ईवीएस सम्मिलित होती है, उसी के जरिए ईवीएस पढ़ाया जाता है। लेकिन पार्टिकुलर जब बुक का प्रयोग की बात करें तो क्लास 3 से शुरू होती है ईवीएस। पहला ऑप्शन है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। सेकंड है भाषा सरल और विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। थर्ड है पाठ्यपुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। लास्ट है पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या फिर
अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। ऑप्शन 4 सही होगा। पाठ्य पुस्तक ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी एक धर्म विशेष पे जोर दे या फिर किसी लिंग पे दे, दोस्तों किसी जात पे दे, इस प्रकार से नहीं देना चाहिए कि किसी के लिए फेवर की बात करें। तो इसमें लिंग रूढ़वादिता ना हो, सबको एक समान लेके चलने की बात हो, सब धर्म की बात हो, तो ऐसी पुस्तक होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो क्या ऐसा ही है, विषय के बजाय थीम है? तो ऑप्शन दोस्तों जाहिर सी बात है थीम का प्रयोग किया गया है। कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। लास्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें थर्ड ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या भी है। नहीं एक मिनट, हाँ व्याख्या नहीं है दोस्तों, सेकंड नहीं थर्ड इसमें सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लोब से नक्शा पढ़ना। सेकंड है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। थर्ड है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। या फिर लास्ट है एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्र बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। इसमें व्यवहारिक गतिविधियों की बात करें तो व्यवहारिक गतिविधियों को कौन सा प्रोत्साहित करेगा? जो वह अपने दैनिक जीवन में उपलब्ध सामग्री है, वह जो दैनिक जीवन में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर रहा है उसके जरिए ईवीएस का किट हम बनाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी से सीखेगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन खाली जगह है। सीखने के लिए आकलन है, कथन है, सीखने का आकलन है, अधिगम के रूप में आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है। तो ऑप्शन हम इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें फोर्थ ही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके शिक्षण से 15 क्वेश्चन थे इसको कवर किए। अब हम सब जो विषय वस्तु से 15 क्वेश्चन है उसको भी हम सब सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यह क्लास सिर्फ आप सबके लिए बनाई जा रही है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपने देखा होगा कि सीटेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर पे किया जाता है और प्रीवियस ईयर की अगर आपने सॉल्व कर लिया और समझ लिया तो आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध हैं, प्रीवियस ईयर है, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं। आइए चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? किसके समझ पूछ रहे हैं? गुजरात के समझ पूछ रहे हैं। एक मिनट, हाँ सबसे पहले अगर हम समझें तो गुजरात जो, एक मिनट मैप आपको हम थोड़ा सा बना देते हैं, जैसे ऐसे है ना। अब गुजरात जो बसा हुआ है, गुजरात यहाँ पे है। अब इसके सापेक्ष हमको पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है कहाँ पे है। अगर इसे हम मैप के जरिए इंडिकेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो पड़ता है यहाँ पे पड़ता है और जो आंध्र प्रदेश पड़ता है यहाँ पे पड़ता है। ऑप्शन जो दिया गया है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम सेकंड है
उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, थर्ड है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, या फिर लास्ट है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट नहीं होगा दोस्तों, इसमें देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगा ना, यह पूर्व है और उत्तर है, तो इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। इसमें पश्चिम की बात की है ना, तो फर्स्ट होगा नहीं, थर्ड है उत्तर पूर्व। जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर पूर्व में है और जो आंध्र प्रदेश है वह दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। अब आपको बताना है कि क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा व्यय होती है। ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, सेकंड है रासायनिक ऊर्जा, थर्ड है मांसपेशियों की ऊर्जा, या लास्ट है ध्वनि ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर इसमें मांसपेशियों को हो जाएगा, थर्ड सही है, मांसपेशियों की ऊर्जा। क्रिकेट खेलने में हम किसका यूज़ करते हैं, मांसपेशियों का ही तो यूज़ करते हैं। इसमें कौन सी ऊर्जा व्यय होती है, इसमें मांसपेशी ऊर्जा व्यय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या होते हैं, केवल प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, लास्ट है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो दोस्तों जब हम सब ईंधन को जलाते हैं हमको क्या मिलता है, एक तो हमको ऊष्मा गर्म हीट मिलता है और दोस्तों उससे प्रकाश भी तो मिलता है। तो ऑप्शन इसमें जिस आसमान में ऑप्शन में ऊष्मा और प्रकाश दोनों की बात किया हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करें असम के चावल की बात करें तो असम में चावल, पहला ऑप्शन है बोरा चावल या फिर अरबोरियो चावल, थर्ड है बोम्बा चावल, लास्ट है पुन्नी चावल। तो करेक्ट राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा बोरा चावल दोस्तों, ये पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर और ये असम में पाए जाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। अब यहाँ पे आपको बताना है मधुमक्खी का पालन बिहार में किस जगह मतलब किस सन में होता है, किस मंथ में होता है। जो एग्ज़ाम में आपके पूछेगा सेम मंथ भी यही पूछेगा जो सही आंसर है। जैसे अगर हम सडन मान लें अक्टूबर से दिसंबर में राइट आंसर है, तो एग्ज़ाम में जो आंसर आपका सही होगा अक्टूबर से दिसंबर ही सही होगा। ऐसा नहीं कर देगा कि चलिए अक्टूबर के एक महीने के बाद ले रहे हैं, नवंबर के ले लेते हैं, नवंबर जनवरी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, अक्टूबर ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में अक्टूबर ही लिखा गया है तो वही ले पूछेगा। ऑप्शन अब देखते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, सेकेंड है फरवरी से अप्रैल, थर्ड है अप्रैल से जून, लास्ट है अगस्त से अक्टूबर। तो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है बिहार में वह किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है मिलान करना है, स्तंभिका स्तंभी से मिलान करना है। यहाँ पे जीरा है, केसर है, मिर्च है, लौंग है। सेकंड है कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होती है, पीले रंग का, छोटा प्रद खुशबूदार है। तो इसको हम मिला के आपको बताते हैं। जैसे जीरा है, जीरा कैसा होता है, छोटा होता है लेकिन खुशबूदार होता है। केसर किस प्रकार से होता है, पीले रंग का होता है। मिर्च कैसा होता है, मिर्च दोस्तों पहले लौंग को बता देते हैं, लौंग जो है कील की तरह नहीं होती है और मिर्च आपकी दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है। एनसीईआरटी में एक कविता है कौन कहाँ से आया जी, उसमें इस कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। उसका हम कम्युनिटी में पोस्ट डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लेना कि आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे बताया गया है कौन सी सब्जी किस जगह से आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। किसकी बात करें, बंगाल की। अगर यहाँ पे आप नोट करेंगे ऐसे भारत है, इस प्रकार से एक खाड़ी समुद्र लगा हुआ है, यहाँ पे एक समुद्र लगा है। तो बंगाल की खाड़ी, सबसे पहले आपको जानना होगा बंगाल की खाड़ी किस तरफ है। बंगाल की खाड़ी इस तरफ आती है, तो इस तरफ कौन सा राज्य लगा हुआ है। ऑप्शन है पहला उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उड़ीसा जो है वह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करें? जंगल की बात करें। पहला ऑप्शन है कुडुख भाषा में तुरांग का मतलब जंगल है। सेकंड है झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि की कितनी भूमि मिलेगी। थर्ड कथन है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से अधिक जंगल में रह रहे हैं। ये फिर लास्ट कथन है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। ये थर्ड है, फोर्थ सही है। ए और डी सही है। ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 146 ग्राम। सेकंड है 142 ग्राम। थर्ड है 143 ग्राम। लास्ट है 144 ग्राम। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा 144 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सांपों के बारे में बात कर रहे हैं कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले हम आपको सांप के बारे में बता देते हैं। सांप की कुछ विशेषताएं होती है, उसको आप जानते रहिए। इसमें गलत पूछा है, उसको भी आप जानते रहिए। जो सांप की विशेषताएं हैं, सांप के पास 2 दांत होते हैं, लेकिन वह सांप जो है भोजन को चबा के नहीं खाता। सांप उस भोजन को निगल के खाता है। फिर वह दांत का प्रयोग क्या करता है? तो प्रयोग दोस्तों दांत को जहर पहुंचाने के लिए करता है। जब किसी को काटता है तो उसी दांत से जहर को पहुंचाता है दूसरे के पास। तो दांत का प्रयोग जहर पहुंचाने के लिए करता है वह, लेकिन भोजन को निगल के खाता है। पहला ऑप्शन है वह अपने भोजन को शिकार को पूरा निगल जाता है, तो सही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, यह भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, यह भी सही है। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, यह गलत है। और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कांसा के बारे में। पहला ऑप्शन है टीन और कापर। सेकंड है कापर और जिंक। थर्ड है एल्युमिनियम और जिंक। लास्ट है जिंक और टिन। तो कांसा जैसे बनता है तो वह बनता है किससे? टीन और कापर को पिघलाकर मिला के कांसा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। किसकी बात करें? हाथियों की बात करें। कथन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 3 महीने का हाथी का बच्चा का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। सेकंड है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। फिर थर्ड है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। लास्ट कथन है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं बी और डी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है। लास्ट है सी और डी सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब बांस के घर कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे बांस के बता रहे हैं ना, बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। क्या मनाली में पाए जाते हैं? नहीं दोस्तों, बांस के घर असम में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, लेकिन सेकंड है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। सेकंड है ए और बी दोनों सही है। थर्ड है ए और बी दोनों गलत हैं। लास्ट है ए सही है परंतु बी गलत है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, ए गलत है, लेकिन बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर हम समझते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं। पहला है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। लास्ट है ए सही है परंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए सही, आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के कार्यों की बात करें, पौधे के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। पहला है कथन है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। सेकंड है पौधे को शक्ति और सहारा देना। थर्ड है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। अब तने का मुख्य कार्य क्या है, अब आपको इसको बताना है। पौधे की बात करें तो पहला ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। सेकंड है केवल बी सही है। थर्ड है केवल ए और बी सही है। लास्ट है ए बी और सी तीनों सही हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें फर्स्ट सही है। इसमें केवल बी और सी सही है, ए नहीं सही है कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तने का यह कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। पौधों को शक्ति और सहारा देना और पौधे के अन्य भागों के जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, केवल बी और सी इज राइट आंसर। आज हम सब ईवीएस के जो आपके 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए, जो कि आपके एग्जाम के फाइंड सीटेट के एग्जाम के फाइंड से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल थे। ये आपका पेपर पूछा गया था 20 अगस्त 2023 में, जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन पूछा गया था। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। यह क्लास आप यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।